गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन वीडियो क्लास में किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 का हम लोग वीडियो 14 देखेंगे। हम लोग पिछला वीडियो 13 में बताया क्रांति कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। हमने इन टॉपिकों पर कल पिछला क्लास में बात की थी। क्रांति कोण में हमने क्या बताया था, तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर जाती है, अर्थात अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अधिक होता है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता है अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। आपतन कोण के एक विशेष मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। आपतन कोण के जिस मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे क्रांति कोण कहेंगे या उसी को क्रांति कोण कहते हैं। यानी जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण के जिस मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे हम क्रांति कोण कहते हैं। क्रांति कोण को C द्वारा सूचित किया जाता है। यानी जब I का मान C के बराबर होगा तो R का मान 90 डिग्री के बराबर होगा। क्रांति कोण के दो शर्त है। पहला, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए और दूसरा R का मान 90 डिग्री होना चाहिए। जब I का मान C होगा तो R का मान 90 डिग्री होगा। ये हम क्रांति कोण के बारे में पिछला क्लास में बताए। इसके बाद हम लोग ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बात कर रहे थे कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाए तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है और प्रकाश किरण अपने ही माध्यम में लौट आती है। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की लगभग संपूर्ण मात्रा अपने माध्यम में लौट आती है तथा इसमें परावर्तन के सभी नियमों का पालन होता है। यहीं पर कुछ बच्चों का सवाल था कि सर यदि परावर्तन के नियमों का पालन होता है तो क्या इसमें I का मान R के मान के बराबर होगा। तो पहले तो हम आपको बता दें, जो बच्चे I का मान R के बराबर की बात कर रहे थे कि सर परावर्तन में I बराबर R होता है तो क्या यहाँ पर भी I बराबर R होगा, तो वहाँ हम बता दें कि आप ABCD से दूर रहें। ABCD कोई बात नहीं हुई, आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि R है क्या। जैसे परावर्तन के नियम में R जो है परावर्तन कोण था, परावर्तन के नियम में R परावर्तन कोण था और यहाँ पर जो R है ये अपवर्तन कोण है। तो अब बताइए कि क्या आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर थोड़ी होगा, क्योंकि परावर्तन के नियम में तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। यानी यहाँ पर I बराबर R नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये परावर्तन कोण है और अपवर्तन कोण है और आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। यानी ये वाला जो I है, जब हमने कहा कि परावर्तन के नियमों का पालन होता है तो यहाँ पर ये जो I है वो इस कोण के बराबर होगा। ये जो I परावर्तन के नियम का चूंकि ये पालन करता है इसीलिए ये कोण इस कोण के बराबर होगा। चाहे ये कोण जो भी हो इस कोण के बराबर होगा, ये ध्यान रहे। यदि ये अपवर्तित किरण है इसका मतलब ये वाला R है तो ये I इस R के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये अपवर्तन कोण है तो ये I इस कोण के बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। हम आशा करते हैं कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब हम लोग बात कर रहे थे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण में हीरा का चमकना, प्रिज्म का चमकना, जल के अंदर वायु के बुलबुले का चमकना, जल के अंदर खोखले परखनली का चमकना, मृग मरीचिका का बनना। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो उपयोग है। पहला है चिकित्सीय जांच में और दूसरा है प्रकाशीय तंतु में। पहला है चिकित्सीय जांच में और दूसरा है प्रकाशीय तंतु में, ऑप्टिकल फाइबर में। तो हम लोग आज उदाहरण को समझेंगे कि वायु के बुलबुले का चमकना कैसे होता है, हीरा का चमकना कैसे होता है। तो हम लोग थोड़ा सा उस पर हम चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जल है और ये वायु की बुलबुला है या वायु की बूंद है जो कहिए, तो ये जल है और इसके अंदर में ये वायु है। तो ये वायु है तो ये विरल माध्यम होगा
और इसके चारों ओर जल है, तो जल जो है सघन माध्यम होगा, यानी ये सघन माध्यम और ये वायु जो है विरल माध्यम। तो जब प्रकाश किरण यहां आता है, जल से वायु के सतह पर गया, जल से वायु के सतह पर गया, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाश अपने ही माध्यम में लौट आती है, यानी यहां से प्रकाश किरण टकरा करके अपने ही माध्यम में लौट आता है। ये वायु हवा हो गया विरल माध्यम और जल सघन माध्यम। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो प्रकाश किरण अपने ही माध्यम में लौट आता है, प्रकाश किरण अपने ही माध्यम में लौट आता है। और आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि हाँ यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, मतलब हवा है। यही वजह है कि हम लोग पानी जब सलाइन चढ़ता है किसी पेशेंट को, तो हम लोग देख पाते हैं कि हाँ वहां पर बुलबुला है। हम लोग कहते हैं देहाती भाषा में कि एयर ले बा। हर जगह कहीं भी मशीन में देखिए पाइप में तेल जा रहा है, उसमें बीच में हवा आ गया, तो हम लोग को दिख जाता है कि हाँ वहाँ एयर है, क्योंकि यही घटना होती है। प्रकाश पहुंचता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो अपने ही माध्यम में लौट आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता तो ये प्रकाश किरण इसमें पार कर जाता और आपको वायु का बुलबुला दिखाई नहीं देता, क्योंकि जब तक टकरा कर आपके पास पहुंचेगा नहीं, टकरा कर लौटेगा नहीं, आपको दिखाई नहीं देगा कोई भी वस्तु। तो यहां से बुलबुला टकरा करके अपने ही माध्यम में लौट आया और आपको दिखाई देने लगा। अब हम लोग इसी तरह से बिल्कुल वायु जल के अंदर परख नली का चमकना भी यही घटना है। हम लोग मेन हीरा का चमकना की बात करेंगे। हीरा क्यों चमकता है, प्रश्न पूछता है कि हीरा क्यों चमकता है, तो हम लोग हीरा के चमकने के बारे में समझेंगे। ध्यान दीजिएगा सब लोग, हीरा के चमकने का कारण क्या है। तो एक वर्ड में पूछेगा तो हीरा क्यों चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। लेकिन यदि ये प्रश्न 2 नंबर में पूछेगा तो हम लोग इसका जवाब कैसे लिखेंगे, तो पहले समझ लेते हैं। ये बहादुर आपका एक हीरा है, समझिएगा। यहाँ पर एक सवाल आएगा, हम चाहेंगे कि आप लोग उस पर ध्यान दें। ये आपका एक हीरा है, प्रकाश किरण इसके अंदर प्रवेश किया। प्रकाश किरण जब यहाँ प्रवेश किया तो ये हीरा हो गया सघन माध्यम और हवा हो गया विरल माध्यम। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाश इसको पार नहीं कर पाएगा और अपने ही माध्यम में लौट आएगा। तो यहाँ से प्रकाश अपने ही माध्यम में लौट आया पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जब यहाँ पर प्रकाश आया तो फिर वही बात होगा, सघन से विरल में जाते समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाश अपने ही माध्यम में लौट आता है। तो यहाँ से प्रकाश अपने माध्यम में लौट गया इधर। यही बात फिर से यहाँ भी प्रकाश इसको पार नहीं करेगा और अपने ही माध्यम में लौट आता है। तो इस सतह पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और प्रकाश किरण अपने माध्यम में लौट आता है। यही घटना हर एक सतह पर होगी और प्रकाश इसमें से बाहर नहीं निकल पाता है और हीरा आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। प्रकाश इसी में हमेशा घूमते रहेगा, इस सतह से टकरा के उस सतह पे, उस सतह से टकरा के उस सतह पे, और हीरा चमकने लगता है। आपको दिखाई देता है कि हीरा चमक रहा है। फिर से एक बार समझें, इसको हम अब लैंग्वेज के माध्यम से समझेंगे। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक 2.4 होता है, ये आप जानते होंगे कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक 2.4 होता है। और कल या परसों एक सूत्र पढ़ाए थे, म्यू बराबर 1/sin c। तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है उसका क्रांतिक कोण कम होगा। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसका क्रांतिक कोण सबसे कम 24.4 डिग्री होता है। हीरा का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हीरा पर यदि आपतन कोण 24 डिग्री होगा तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा। यदि हीरा पर प्रकाश 24 डिग्री के कोण पर आएगा, 24.4 डिग्री के कोण पर आएगा, तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाएगा। इतना ज्यादा प्रकाश मुड़ जाता है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसीलिए हीरा का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। हीरा को इस प्रकार तराशा जाता है। इस तराशना का मतलब डिजाइन देना, उसको इस प्रकार कट करना। हीरा को इस प्रकार तराशा जाता है कि इसके किसी भी सतह पर प्रकाश आए, हीरा को इस प्रकार तराशा जाता है कि इसकी किसी भी सतह पर प्रकाश पड़े, किसी भी सतह पर प्रकाश पड़े तो उसका आपतन कोण
24.4 डिग्री से अधिक हो। बात को समझिएगा, चूंकि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, अतः इसका क्रांति कोण सबसे कम होता है। हीरा को इस प्रकार तराशा जाता है, इस तरह से उसको काटा जाता है कि इसके किसी भी सतह पर प्रकाश पड़े तो उसका आपतन कोण का मान 24.4 डिग्री से अधिक हो। इस प्रकार तराशा जाता है कि उसका आपतन कोण का मान 24.4 डिग्री से अधिक हो, और जैसे ही 24.4 डिग्री से उसका आपतन कोण अधिक होगा तो उस सतह पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और प्रकाश अपने ही माध्यम में लौट आएगा, जैसा कि हमने बताया आपको। इसको इस प्रकार काटा जाता है कि जब भी प्रकाश आएगा तो 24.4 डिग्री से अधिक कोण पर ही आएगा, और जब क्रांति कोण से अधिक होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और प्रकाश अपने ही माध्यम में लौट आता है। आप देखे होंगे बैडमिंटन का जो कॉर्क होता है उसकी बनावट इस प्रकार होती है कि कितना भी जोर से मारिए, धीरे मारिए, जब भी सामने वाला के पास जाएगा तो रबड़ वाला हिस्सा ही जाएगा। ये उसकी बनावट है उस तरह की। तो ये करा कि इस प्रकार तराशा जाता है कि इसके किसी भी सतह पर प्रकाश पड़े तो उसका आपतन कोण का मान 24.4 डिग्री से अधिक हो, और प्रकाश का जब आपतन कोण 24.4 डिग्री से अधिक होगा तो प्रकाश अपने ही माध्यम में लौट आएगा, और हीरा के अंदर जब एक बार प्रकाश प्रवेश कर जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये बाहर नहीं निकल पाता है, उसी के अंदर टकराते रहता है और आपको हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। यही हुआ, इसमें एक बार जब प्रकाश प्रवेश कर गया तो बाहर निकल नहीं पाएगा, क्योंकि हर एक सतह पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और जब हर एक सतह पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो प्रकाश अपने माध्यम में, प्रकाश जो है हीरा से बाहर नहीं निकल पाएगा, और बाहर नहीं निकल पाएगा तो हीरा आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर एक सवाल है, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल निकल के आता है। यदि आपके अंदर भी ये सवाल आया हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं आया हो तो सवाल को समझना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा कि सर आपने बताया कि प्रत्येक सतह पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और जब प्रत्येक सतह पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो प्रकाश अपने ही माध्यम में लौट जाता है, उसको पार नहीं कर पाता, अपने ही माध्यम में लौट आता है। जब प्रत्येक सतह पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और प्रकाश अपने ही माध्यम में लौट जाता है, उसको पार नहीं कर पाता, तो सवाल है कि क्या सर यहाँ पर जब प्रकाश आया था फर्स्ट बार तो क्या यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हुआ? क्या इस सतह पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हुआ? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ भी होना चाहिए, और जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ होगा तो प्रकाश अपने ही माध्यम में लौट जाएगा, तो हीरा के अंदर प्रकाश प्रवेश ही नहीं करेगा। हीरा के अंदर प्रकाश प्रवेश सर कैसे कर गया? जब आपने बताया कि हर एक सतह पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो हीरा के अंदर प्रकाश प्रवेश कैसे कर गया? क्योंकि इस सतह पर पड़ा तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो ये अपने माध्यम में लौट जाएगा, तो इसके अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। ये सवाल बनता है। अब इसका जवाब समझ लीजिए कि कैसे प्रकाश हीरा के अंदर प्रवेश किया। तो आप एक बारीकी चीज को भूल चुके हैं आप। कल हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बता रहे थे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब ही होगा जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए बहुत ही जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। और आप समझ सकते होंगे ये वायु है और ये हीरा है, तो यहाँ पर जो प्रकाश है वो विरल से सघन में जा रहा है। वायु विरल हुआ, हीरा सघन हुआ, तो विरल से सघन में जा रहा है। और विरल से सघन में जाते समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, लेकिन जब इसके अंदर से अब यहाँ पर बाहर निकलने की बात आएगी तो हीरा सघन हो गया, वायु विरल हो गया, और यहाँ से सघन से विरल में जाते समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और प्रकाश अपने माध्यम में लौट जाती है। लेकिन यहाँ पर प्रवेश करते समय शुरू में ये विरल था और ये सघन था, अब विरल से सघन में जाते समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है। हम आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये रहा हमारा हीरा क्यों चमकता है इसका व्याख्या। अब अगला एक टर्म है, कल हम बता रहे थे मृग मरीचिका का बनना, इसको अंग्रेजी में मिराज कहते हैं। मृग मरीचिका एक वर्ड में, सिंपल वर्ड में बोले तो ये किसी स्थान पर जल होने का भ्रम की स्थिति है। किसी स्थान पर यदि आपको ऐसा भ्रम होता है कि वहां जल है तो इसी भ्रम को हम मृग मरीचिका कहते हैं। हम लोग बचपन में गांव देहात में जब लू चलता था मई जून महीनों में, तो मम्मी कहती थी कि घर में कि बाहर मत जाना, वो राक्षस है। आप देखे होंगे लू को चलते हुए दिखाया जाता था,
तो वहां पर लू के चलते वहां पर पानी जैसा चलता हुआ दिखाई देता था, तो वो हम लोग कहते थे, गाँव देहात बताया जाता था कि राक्षस है, वही भ्रम है बहादुर, वही मृग मरीचिका है, वही मृग मरीचिका कंडीशन है। अब बुक की भाषा में हम लोग मृग मरीचिका को कैसे समझेंगे? कहता है कि गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में, रेगिस्तान इसलिए कहा जा रहा है कि बालू जल्दी गर्म हो जाता है, हम लोग को सड़क पर मृग मरीचिका ज्यादा दिखाई देता है, जाइएगा चलिएगा तो लगता है कि बारिश हुआ है वहां आगे। ये इसीलिए कि सड़क पर जो चीप रहता है ना, अलकतरा जिसको कहते हैं हम लोग, वो बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो बालू भी वैसे ही गर्म होता है जैसे कोई चीप गर्म होता है, इसीलिए हम लोग को अलकतरा वाले सड़क पर जो है ये मृग मरीचिका वाली घटना ज्यादा दिखाई देती है। तो गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में जब तापमान अधिक हो जाता है तो बालू गर्म हो जाते हैं, रेत गर्म हो जाते हैं, और जब रेत गर्म होते हैं तो रेत के समीप वाली हवा भी गर्म हो जाती है, जो रेत के कांटेक्ट में हवा है वो हवा भी गर्म हो जाती है, लेकिन ऊपर वाली हवा तो ठंडी रहती है। गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में रेत के समीप, गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में जब बालू गर्म हो जाता है तो बालू के समीप वाली जो वायु है, जो हवा है, वो हवा भी गर्म हो जाती है। जैसे ये हमारा रेत हो गया तो इसके नजदीक वाला हवा गर्म हो जाता है, तो हवा गर्म हो गया तो इसका घनत्व जो है घट गया और ये विरल माध्यम हो गया, ये विरल माध्यम हो गया। बालू जब गर्म हो गया, बालू गर्म हुआ तो उसके समीप वाली हवा गर्म हो गई, हवा गर्म हो गई तो विरल माध्यम हो गया। लेकिन ऊपर का हवा ठंडा है और ऊपर का हवा ठंडा है तो ये सघन माध्यम हो गया, ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम। अब कहता है कि किसी लंबे ऊंचे वृक्ष, तो बालू के समीप हवा गर्म है तो ये विरल माध्यम हो गया और ऊपर का हवा ठंडा है तो ये सघन माध्यम हो गया। तो जब किसी लंबे ऊंचे वृक्ष से प्रकाश किरण चलता है, धरातल पर पहुंचा, धरातल के समीप पहुंचा, जब धरातल के समीप पहुंचा तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ तो प्रकाश अपने ही माध्यम में लौट गया, और अपने ही माध्यम में लौट गया तो ये यहाँ पर पहुंचा, और यहाँ पर यदि कोई दर्शक खड़ा होगा तो उस दर्शक को ये प्रकाश किरण यहाँ से आता हुआ दिखाई देगा, ये प्रकाश किरण यहाँ से आता हुआ दिखाई देगा, मतलब उस दर्शक को वृक्ष यहाँ से दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। और आपको भी पता है कि वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब केवल जलाशय में बनता है, पानी में, तालाब में बनता है। तो वहां पर जैसे ही दर्शक को वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा तो उसको भ्रम होगा कि वहां पर जल है, और जब वहां नजदीक पहुंचता है तो वह पाता है कि यहाँ कोई जल नहीं है, ये उसका भ्रम था। इसी घटना को, इसी प्रकाशीय घटना को मृग मरीचिका कहा जाता है। गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में जब तापमान अधिक हो जाता है तो रेत गर्म हो जाते हैं, रेत गर्म हो जाने से रेत के समीप वाली वायु गर्म हो जाती है, जब वायु गर्म होती है तो विरल माध्यम हो जाता है, जबकि ऊपर की वायु ठंडी होती है तो सघन माध्यम होता है। जब किसी लंबे ऊंचे वृक्ष से प्रकाश किरण धरातल के समीप पहुंचती है तो धरातल के समीप पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और प्रकाश किरण अपने ही माध्यम में लौट आती है। जब ये लौटती हुई प्रकाश किरण किसी दर्शक के आंखों में पहुंचती है तो दर्शक को वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है और उसको भ्रम होता है कि वहां पर जल है। इसी प्रकाशीय घटना को मृग मरीचिका कहा जाता है। ये हमारा हीरा का चमकना और मृग मरीचिका की बातें हुई। अब हम बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग के बारे में, अनुप्रयोग के बारे में। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग दो ही है, कह सकते हैं आप, एक प्रकाशीय तंतु और दूसरा चिकित्सीय जांच। चिकित्सा में भी इसका इस्तेमाल होता है जांच करने में, और प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर में भी होता है। तो हम लोग अब ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जाने, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, पिछला क्लास में कल पढ़े और जो आज पढ़ रहे हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको 2 नंबर अवश्य देगा, ऐसी मेरी संभावना है। तो प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशीय तंतु क्या है? तो प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। प्रकाशीय तंतु क्वार्ट्ज, कांच या सिलिका का बना होता है।
इस ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, हर लाइन ऑब्जेक्टिव है। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। प्रकाशीय तंतु क्वार्ट्ज, कांच या सिलिका का बना होता है। और प्रकाशीय तंतु है क्या? तो यह एक साधन है, यह एक साधन है जो प्रकाश को बिना क्षति के या बहुत ही कम नुकसान पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। यानी प्रकाशीय तंतु क्या है? तो वह साधन जिसकी मदद से प्रकाश को बहुत ही कम हानि पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। प्रकाशीय तंतु वह साधन है जिसकी मदद से प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, बहुत ही कम नुकसान पर, बहुत ही कम क्षति पर। अब ये कैसे काम करता है उसको थोड़ा समझिएगा। जैसे हम मान लीजिए ये हमारा एक प्रकाशीय तंतु है, तो प्रकाशीय तंतु है तो प्रकाश किरण यहाँ से एंट्री किया, जब यहाँ से एंट्री किया तो ये उस पार तो जाएगा नहीं, तो ये अपने माध्यम में लौट आया, अपने माध्यम में लौट आया तो फिर से इस सतह पर टकराया, इस सतह से टकराया तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से फिर इसको पार नहीं करेगा तो ये फिर से अपने माध्यम में लौटा, तो इस तरह से ये प्रकाश किरण हर सतह से टकराते हुए आगे बढ़ जाता है और दूरी तय करता है। ये हम थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए गोल बनाए हैं, आप सीधा भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जानिए कि प्रकाशीय तंतु बहुत ही कम हानि पर या बिना हानि पर प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का साधन है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। यह क्वार्ट्ज, कांच या सिलिका का बना होता है। आप समझेंगे, यहाँ से प्रकाश एंट्री किया और हर जगह पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है तो प्रकाश की लगभग संपूर्ण मात्रा लौट आती है। इसीलिए जिस तीव्रता में आप प्रकाश यहाँ से भेजेंगे उतना ही प्रकाश की तीव्रता यहाँ निकलेगी। हम लोग यहाँ से टॉर्च जलाएंगे यदि किसी पाइप में टॉर्च, तो प्रकाश ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, अगले सिरे पर हो सकता है प्रकाश पहुँचे कि ना पहुँचेगा भी तो कम पहुँचेगा। लेकिन यदि प्रकाशीय तंतु में टॉर्च जलाया जाए, प्रकाशीय तंतु में लाइट जलाया जाए तो जो है बहुत दूर तक जाएगा। ऐसा माना जाता है कि प्रकाशीय तंतु की मदद से हम 5 किलोमीटर तक प्रकाश को उसी तीव्रता में भेज सकते हैं। प्रकाशीय तंतु का उपयोग सजावट में होता है। आप देखे होंगे दशहरा में मिल रहा होता है, एक झाड़ू जैसा फुलझड़ी जैसा रहता है, इस तरह से आप देखे होंगे कभी, इस तरह से बहुत सारा पतला पतला रेशा रहता है और कलरफुल जलता है, दिखाई देता है, झाड़ू जैसा रहता है, वो प्रकाशीय तंतु ही है सब। प्रकाशीय तंतु का उपयोग सजावट में होता है। प्रकाशीय तंतु का उपयोग चिकित्सीय जांच में होता है। पेट के अंदर के फोटो निकालने के लिए प्रकाश को मुंह से एक पतला पाइप डाला जाता है, यानी प्रकाशीय तंतु डाला जाता है और उसी प्रकाशीय तंतु से प्रकाश भेजा जाता है, जिससे कि प्रकाश पेट में पर्याप्त मात्रा पहुंचे और हम लोग उस पेट के अंदर के फोटो को क्लियर देख सकें। तीसरा इसका उपयोग है प्रकाशीय तंतु का ऑप्टिकल टेलीफोन में। प्रकाशीय तंतु का उपयोग ऑप्टिकल टेलीफोन में होता है। आजकल जो केबल चैनल वाले जो होते हैं, केबल जो चल रहा है आपके मोहल्ले में, गांव देहात में, शहर में, जो भी है, तो केबल में आजकल ऑप्टिकल फाइबर का ही इस्तेमाल होता है। पहले जो है शुरू तार का इस्तेमाल होता था, फिर बीच में ऐसा हुआ कि तांबा के तार का इस्तेमाल होने लगा, फिर बीच में तार ही आया, लोग तार से चोरी करना शुरू कर देते थे, चोरी कर लेते थे। लेकिन ऑप्टिकल टेलीफोन में यानी ये प्रकाशीय तंतु का इस्तेमाल हो रहा है। प्रकाशीय तंतु कह सकते हैं कि एक बाल के सरीखे पतला नली होता है जिसको आप हाथ से नहीं जोड़ सकते, इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल आजकल केबल में हो रहा है, जिसे कोई चोरी नहीं कर सकता। और इसको जोड़ने का तरीका भी कंप्यूटराइज है, इसको नॉर्मल तरीके से नहीं जोड़ा जा सकता है। कुल मिलाकर आप जानिए कि ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल सजावट में, चिकित्सीय जांच में और ऑप्टिकल टेलीफोन में किया जाता है। इस तरह से हमारा जो है एक कह सकते हैं कि लिरिकल या लैंग्वेज संबंधित जो टॉपिक्स थे वो एक तरह से लाइट में हमारा कुछ समाप्त हुआ। अब हम लोग का सेकेंड ईयर का जो स्टार्ट होने वाला है, हम लोग का अगले वीडियो में उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह से प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र पढ़ेंगे, अवतल गोलीय अपवर्तक सतह से प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग जानिए कि क्रांति कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो हमने टॉपिक बताया पिछला क्लास और आज में, ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस दोनों टॉपिक पर ज़्यादा मेहनत करेंगे
क्योंकि पीछे के टॉपिक आपको बता चुके हैं कि वो सेकेंड ईयर के सिलेबस से नहीं है, वो एक जानकारी के लिए बताया गया था। हाँ, एक दो टॉपिक हैं हम बता चुके हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट्स हैं। तो खैर हम लोग अगले क्लास में अब कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।